अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका आज का जो टॉपिक है वो इम्यूनिटी है। जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर आपसे जो डिस्कशन हुआ था वो डब्ल्यूबीसीज़ के हवाले से हुआ था। जो मेजर टाइप्स हैं डब्ल्यूबीसीज़ की उनमें मैंने आपसे बात की थी कि एक तो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, दूसरे एग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स में जो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स हैं उनके बारे में हम पहली बात कर चुके हैं। साथ में हमने मोनोसाइट्स के हवाले से भी बात कर ली थी और ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो है वो जो मोनोसाइट्स होते हैं वो टिश्यू में जाने के बाद मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक रह गया था वो था कि आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं वो उनका क्या रोल है, किस तरह से। तो बेसिकली लिम्फोसाइट्स जो हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडअप कर लेते हैं कि लिम्फोसाइट्स जो हैं, अगर हम बात कर रहे हैं लिम्फोसाइट्स, साइट्स और लिम्फो को अलग कर दें तो साइट्स मीन्स सेल्स, लिम्फो मीन्स फ्रॉम लिम्फ। अच्छा, हाउ यू डिफाइन लिम्फ? लिम्फ जो है बेसिकली इज द एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड ऑफ द बॉडी। आपने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आगे जाके आपके कोर्स में कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा कि लिम्फ कौन क्या होता है और कैसे बनता है। बेसिकली सिर्फ इतना बताया जा सकता है कि इस टाइम पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने के लिए सिर्फ इतना बताया जा सकता है कि जब ब्लड जो है वो टिश्यूज़ में जाता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लड जो है वो एक्सेसिव जो ब्लड है वो टिश्यूज़ में रह जाता है, सारा ब्लड वेन्स में नहीं आ पाता। मतलब वेन्स डू नॉट हैव दो दैट एफिशिएंसी टू सक होल ऑफ द ब्लड दैट इज प्रेजेंट इन द टिश्यूज। ठीक है, तो उसके लिए फिर जो है हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक और मैकेनिज्म है जो कि लिम्फेटिक मैकेनिज्म कहलाता है, जिसमें ब्लाइंड वेसल्स जो हैं वो पूरे टिश्यूज में शुरू हो जाती हैं and they have a very strong suction power. That is the reason why these vessels suck any kind of excessive fluid that is not required by the tissue is taken up by those vessels, and after being purified through the lymph nodes, that fluid which is known as lymph is poured back into the general circulation. ठीक है जी, यानी अब क्या हो रहा है कि जो सुपीरियर वेना के में ब्लड जाने से पहले पहले ये जो मेन डक्ट है लिम्फेटिक्स की, वो अपना लिम्फ जो है वो सारा सर्कुलेशन में पोर कर देती है, और इस तरह से वो जो एक्सेसिव जो फ्लूइड होता है that becomes part of general circulation again. अच्छा, इन द वे जब ये यहाँ से निकल के जा रहा होता है तो यहाँ पे एक जो चीज़ ऐड हो रही होती है, एक तो ये कि जो लिम्फ है इसकी प्योरिफिकेशन हो रही है। अच्छा, होता क्या है कि अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर टिश्यू में इंजरी हुई है या किसी भी किस्म की कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी चूंकि लिम्फ वेसल्स ब्लाइंडली शुरू हो रही हैं किसी भी जगह पे और बहुत ओपन पोर्स होते हैं उनके, सो एनीथिंग कैन पास। ठीक है, और सक्शन पावर इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी चीज़ यहाँ से इसमें इस वेसल के अंदर घुस सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके इन्फेक्शियस एजेंट्स हो गए या जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो आपके टिश्यू में मौजूद हैं वो भी इसके अंदर सक हो जाएंगे। अब जब सक हो जाएंगे तो उनको जनरल सर्कुलेशन में तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो जनरल सर्कुलेशन में जाएंगे तो इसका मतलब है कि डिजीज जो है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। ठीक है, तो उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए जो एक मैकेनिज्म है वो ये है कि ऑल टुगेदर ऑन द वे जो यहाँ से ऊपर जाते हुए किसी भी जगह पे लिम्फ वेसल्स जो हैं वो लिम्फ नोड्स के अंदर एंटर हो जाती हैं। ठीक है जी, लिम्फ नोड्स में एंटर होने के बाद जब वो अपने साइनोसॉइड से जो पास होती हैं तो किसी भी किस्म का जो इन्फ्लेमेटरी और या इन्फेक्शियस मवाद होता है वो पूरा का पूरा लिम्फ से एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है, और जो प्योरीफाइड लिम्फ है दैट लीव्स द लिम्फ नोड्स। अच्छा, ये जो लिम्फ नोड से जो बाहर निकलता है तो इसमें क्या होता है कि ओवर द कोर्स ऑफ द लिम्फ नोड जो जो स्ट्रक्चर है लिम्फ नोड का उसके अंदर lymphocytes बन रहे होते हैं, and those mature lymphocytes are added in the circulatory lymph. This is the reason why the lymphocytes जो कि हमने बात भी की थी कि they are not myelogenous, they are lymphogenous, यानी they are produced in the lymphoid tissue rather than द माइलॉइड टिश्यू। ठीक है जी, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स बनते हैं और लिम्फोसाइट्स यहाँ से सर्कुलेशन में आते हैं, और सर्कुलेशन में आने के बाद फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं सर्कुलेशन में, एंड दैट फंक्शन इज दे प्रोवाइड इम्यूनिटी।
Now, what do you mean by immunity? Immunity का मतलब है ability of the organism to resist particular infection or toxin by the action of specific antibodies or sensitized white blood cells. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, अल्लाह ताला ने ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं सब में जो डिफेंस का मैकेनिज्म है ऑलमोस्ट लगभग सेम है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म उसके हिसाब से उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो दूसरे तरीके का होता है। बीइंग ह्यूमन बीइंग्स अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है विच enables us to counterfeit all kind of infections basically is the immune system, and that immune system majorly consists of your lymphocytes. रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय अच्छा इसको और किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है इम्यूनिटी को कि रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय अ होस्ट टूवर्ड्स इंजरी कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी आप अपनी बॉडी के अंदर इतनी रेजिस्टेंस जनरेट कर लें कि उसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में अगर इंट्रोड्यूस होता भी है तो वो आपको किसी भी किस्म की कोई डिजीज ना कॉज करवा सके। दैट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज इम्यूनिटी। अच्छा, उसके अलावा फिर जो सिंपली पुट जो डेफिनेशन हो सकती है वो है कि इट्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है जी, इन्फेक्शन से मुराद क्या है? कोई से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए और वो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करें, दैट इज नोन एज द इन्फेक्शन। अब ऑर्गेनिजम्स की आपको मालूम है अच्छी खासी तादाद है, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, फंजाई हैं, प्रोटोजवाज हैं, ठीक है जी, हेलमेंट्स हैं। तो वो डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, और इन्फेक्शन से बचाव का जो मेजर तरीका है वो है आपका इम्यूनिटी का होना। नाउ हाउ वुड यू डिफाइन, अच्छा इम्यूनिटी हो गई, इसके बाद अगर हम इस पे आ जाते हैं तो इम्यूनिटी कैन बी इनेट, नेचुरल, एडेप्टिव एंड एक्वायर्ड। वो जो पिछले वाली स्लाइड थी उसमें जरा सा थोड़े से कमी थी चीजों की, तो मैंने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दिया है, वो मैं डिलीट करना स्लाइड भूल गई थी। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटैक्ट म्यूकोजा है। ठीक है जी, एक मिनट। इंटैक्ट म्यूकोजा आपकी नेचुरल इम्यूनिटी में आती है। म्यूकोजा से मुराद क्या है? आपकी कवरिंग एपिथेलियम, या तो आपकी स्किन हो जाएगी या फिर अगर आपकी जैसे ओरल कैविटी को अगर आप उसके अंदर जबान फेरें तो आपको एक ग्लिसनिंग सी, चमकीली सी, स्लिपरी सी जो लेयर है वो आपको जबान पे महसूस होगी। दैट स्लिपरी लेयर इज बेसिकली द म्यूकोजा। ठीक है जी, अब ये जो म्यूकोजा है अगर ये इंटैक्ट रहती है, इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ हुआ, ये कटी भी नहीं है, ये जली भी नहीं है, फटी हुई नहीं है, तो ये तमाम चीज़ों की वजह से जो आपके फूड में आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसके थ्रू पास होकर आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन कॉज नहीं करेंगे। इसी तरह से आपको मालूम है कि बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपकी यूजुअली कुछ नहीं हो रहा होता आपकी बॉडी को, लेकिन जैसे ही आपकी स्किन के ऊपर कट या स्क्रैच आता है वहां पे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो दैट मीन्स कि आपकी जो इंटैक्ट एपिथेलियम है उसका होना बहुत जरूरी है, जो कि आपकी नेचुरल या इनेट इम्यूनिटी कहलाती है। सेकेंड नंबर पे आ जाती है आपके पास सेलुलर इम्यूनिटी। आपकी जो नेचुरल सेलुलर इम्यूनिटी है वो आपके जो नेचुरल सेल्स हैं जो कि अवेलेबल है एंड दे आर नॉन स्पेसिफिक। यहाँ पे याद रखिएगा किसी भी किस्म की स्पेसिफिसिटी नहीं है। ऑर्गेनिज्म आएगा उसको ये रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। दी सेल्स आर बेसिकली कौन कौन से हो सकते हैं? आपके पास हो जाते हैं आपके सारे WBCs। ठीक है जी, WBC से मुराद क्या है आपके, बताइए? हाँ जी, सबसे पहले आ जाएगा आपके पास ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में आपके पास आ जाएंगे न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। उसके बाद फिर आ जाएंगे आपके पास मोनोसाइट्स। ठीक है जी, मोनोसाइट्स जो कि टिश्यू में जाके मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं वो, इसके अलावा एक पूरी जो बटालियन है सेल्स की, समझ लें, जिसको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है जी, इसमें आ जाते हैं आपके पास डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, स्टीलेट सेल्स हैं आपकी जो स्किन के अंदर आपकी स्किन का कनेक्टिव टिश्यू है, या सबक्यूटेनियस फेशिया, उसके अंदर जो आपके पास जो सेल्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं इम्यूनिटी। These are known as antigen presenting cells. That means that they have the natural instinct to kill any organism that is from the outside. First of all, they kill it. Then they take out the antigenic part. एंटीजेनिक पार्ट निकालते हैं और उसको जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं ताकि उसके अगेंस्ट आपको बॉडी को रेजिस्टेंस मिल सके इन द फॉर्म ऑफ what do you say, that is your immunoglobulins.
ठीक है जी। तो वो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन जाते हैं। शुरू में आप जो है वो उनके एक्सपोजर्स होते हैं। बहुत दफ़ा आपने नोट किया होगा कि लाइफ में कभी कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं ज़िंदगी में एक मरतबा होते हैं और उसके बाद फिर कभी भी नहीं होते। वजह उसकी क्या है कि अब फर्स्ट टाइम जो आपका एक्सपोजर हुआ था उसमें आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस जनरेट कर ली। अब वो जो रेजिस्टेंस है वो आपकी मेमोरी के अंदर, जो आपके सेल्स हैं उनके अंदर जो मेमोरी है उसमें वो हमेशा के लिए रहेगा और वो फिर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इसके अलावा भी ह्यूमोरल जो इनेट इम्यूनिटी है, इसमें आपके पास जो नॉन स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस आएंगे जो कि रिलीज होते हैं अगेन इन्हीं सेल्स से। ये जो आपके तमाम के तमाम सेल्यूलर इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं, यहाँ से लाइक इंटरल्यूकिन हो गया, ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर हो गया, इस तरह के बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, नेचुरली इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, वो तमाम के तमाम इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद फिर आपके पास आती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी इज काइंड ऑफ the immune response generated after an exposure to the infection. से फॉर एग्जाम्पल आप की बॉडी में एक मरतबा चिकन पॉक्स का वायरस एंटर हो गया और उसने आपकी बॉडी को चिकन पॉक्स करा दिया। जब एक दफ़ा आपकी बॉडी को चिकन पॉक्स हो गए तो नेक्स्ट टाइम आपका जब जो है वो क्या होता है कि उसमें आपके पास जो है वो कुछ सेल्स होते हैं जो कि उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो सेल्स हैं, आई एम सॉरी, इसमें एक चीज़ रह गई है जो सेल्यूलर कंपोनेंट में आपको नेचुरल सेल्स के हवाले से एनके सेल्स होते हैं, ये मैं बताना भूल गई थी, नेचुरल किलर सेल्स कहलाते हैं। ये आपको सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द काइंड ऑफ इन्फेक्शन यू आर हैविंग। सेल्यूलर इम्यूनिटी अडेप्टिव के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके वो सेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक्सपोजर के ऊपर उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है वो एक्टिविटी करते हैं, या उन सेल्स को, यानी फॉर एग्जांपल जो आपके जो नॉन स्पेसिफिक एंटी डिफेंस सेल्स थे लाइक मैक्रोफेजेस, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को किल किया, उसका एंटीजेनिक पार्ट बनाया, उस एंटीजेनिक पार्ट को उन्होंने एक्सपोज कर दिया। अब आपके दो तरह के सेल्स होते हैं जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं जो आपको स्पेसिफिक अडेप्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर होते हैं। दे आर नोन एज टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है जी। नाउ टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है बेसिकली कि ये सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं आपको। किस तरह से प्रोवाइड करते हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी? ये इनका एक मेमोरी पूल बन जाता है फॉर द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये मेमोरी पूल आपकी बॉडी में हमेशा मौजूद रहेगा। जब वो सेल पुराना वाला जो है वो उस वक्त डाई आउट करेगा जब नया सेल उसकी जगह ले लेगा मेमोरी पूल का। यानी थ्रू आउट लाइफ दोबारा आपको अगर चिकन पॉक्स का ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी में एक्सपोज होता है तो आपकी ये जो मेमोरी टी सेल्स हैं उसको उसके ऊपर उसकी एक्सपोजर पे अलर्ट हो जाएंगे। अलर्ट होने के बाद पूरा इम्यून मैकेनिज्म जनरेट करेंगे और ऑर्गेनिज्म को फ्लरिश करने का या प्रोलिफरेट करने का मौका नहीं मिल पाएगा। बी लिम्फोसाइट्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बी लिम्फोसाइट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके वही अगेन जैसे हमने बात की थी मैक्रोफेजेस, उन्होंने टी सेल्स को एक्टिवेट किया। टी सेल्स इन टर्न क्या करते हैं? दे बाइंड टू प्लाज्मा सेल्स। टी सेल्स बाइंड टू प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स, सॉरी ये गलत हो गया, थोड़ा सा मैं उल्टा बोल गई हूँ, मैं इसको करेक्ट करती हूँ। यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि टी सेल्स जो हैं वो फिर क्या करते हैं? बी लिम्फोसाइट्स को या बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। बी सेल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्लाज्मा सेल्स and these activated plasma cells produce immunoglobulins। अच्छा, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास दो तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत काम कर रहे होते हैं, जो कि आपकी जो मेमोरी है, जो आपकी जो अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, जो आपकी जो दो तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली काम कर रहे होते हैं, एक है IgG और दूसरा है IgM। अच्छा जी, IgM कब बनता है? जब आपका फर्स्ट एक्सपोजर होता है। ठीक है जी, पहली मर्तबा आपने चिकन पॉक्स का जो ऑर्गेनिज्म है उससे आप एक्सपोज हो गए, आपको इन्फेक्शन हो गया। उस इन्फेक्शन के ख़त्म होने के बाद आपकी बॉडी में IgMs बन गए। अब वही ऑर्गेनिज्म से फॉर एग्जांपल अभी हम कोविड की बात कर लेते हैं। कोविड जिन लोगों को हुआ, पिछले साल जिन लोगों को हुआ, उन्होंने उसको ओवरकम कर लिया, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि उनकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन गए।
अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों ये चल रहा था कि जी आप अपना जो है प्लाज्मा डोनेट करें, आपके इम्यूनोग्लोबुलिन को हम यूज करेंगे, किसी और के लिए मदद हो जाएगी, आप काइंडली इस तरह का काम करें। सो वो बेसिकली क्या हो रहा है कि जी कोविड से जो है आपका फर्स्ट एक्सपोजर हुआ, कोविड से फर्स्ट एक्सपोजर होने के नतीजे में आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन एम बन गए। सेकेंड एक्सपोजर से फॉर एग्जाम्पल इस दफा फिर कहा जा रहा है कि जी कोविड दोबारा से फैल रहा है। अब वो लोग जिनको पहले पिछले साल हुआ था, अगर वो ही दोबारा से प्रोन होते हैं, क्योंकि रिकरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा है, अगर वो दोबारा से प्रोन होते हैं, दोबारा से एक्सपोज होते हैं और उनको दोबारा से कोविड हो जाता है, तो इस मरतबा सेकेंड एक्सपोजर होने के नतीजे में इनकी जो बॉडी के अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनेंगे वो immunoglobulins G बनेंगे। Now this IgG remains throughout life in your body and provide you immunity against। अच्छा, अब होता ये है कि जो किसी भी इन्फेक्शन की जो इंटेंसिटी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सपोजर्स बढ़ते जाते हैं, इंटेंसिटी जो डिजीज की है वो खत्म होती जाती है। वजह जैसे कि मैंने आपको बताया, वजह वही है कि आपकी बॉडी में एक रेजिस्टेंस, नेचुरल रेजिस्टेंस जनरेट हो जाती है और उसके नतीजे में होता ये है कि आप जो हैं वो मतलब वो ऑर्गेनिज्म को एक टाइम चाहिए बॉडी में मल्टीप्लाई करने के लिए, डैमेज क्रिएट करने के लिए, ताकि साइन सिम्टम्स आए और डिजीज हो सके। आपकी जो आईजीजी है वो इतना टाइम देता ही नहीं है आपके ऑर्गेनिज्म को, जो बॉडी में एक्सपोज हुआ है उसको इतना टाइम देता ही नहीं कि वो मल्टीप्लाई कर सके, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो किसी किस्म का डैमेज कॉज कर सके। तो दैट इज द रीजन व्हाई एज द नंबर ऑफ एक्सपोजर्स टू अ सर्टेन स्पेसिफिक डिजीज इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर as the number of immunoglobulins also increases, that is the reason why the intensity of the disease part decreases। यानी कि number of exposures is inversely proportional to the intensity of the disease। इस तरह से आप एक statement बना सकते हैं इसके लिए। उसके बाद आ जाती है आपके पास acquired immunity। acquired immunity जो है वो active और passive होती है। अच्छा, इसमें अगेन जैसे कि आपको देख सकते हैं कि नेचुरल और इसमें डिवाइड हुआ है, इसको हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइड किया हुआ है। तो ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं। जो अडेप्टिव इम्यूनिटी ना, बेसिकली नेचुरल के लिए भी ये वही इस्तेमाल हो रही है। लेकिन जब हम अक्वायर्ड इम्यूनिटी के एक्टिव पैसिव में आर्टिफिशियल की बात करते हैं, बेसिकली अक्वायर्ड से मुराद यहाँ पे ज्यादातर केसेस में आर्टिफिशियल ही लिया जा रहा है। तो जब हम आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जिनके एक्सपोजर के नतीजे में डैमेज इतना सिवियर किस्म का होता है कि यू हैव टू टेक additional measures to before any kind of first exposure is taking place। अच्छा, उसमें क्या है कि वो डिजीज की इंटेंसिटी, विरुलेंस इतनी ज्यादा है ऑर्गेनिज्म की कि वो पहली ही मर्तबा में डैमेज कॉज कर देगा। अब वो जो डैमेज है, ठीक है, उसके बाद एंटीबॉडीज बन जाएंगे, लेकिन जो डैमेज है वो हो चुका। से फॉर एग्जांपल हम पोलियो की बात करते हैं, पोलियो का फर्स्ट एक्सपोजर हुआ, उसने न्यूरॉन्स डैमेज किए, न्यूरॉन्स डैमेज करने के नतीजे में बच्चे की टांग सूख गई, टांग, हाथ, कोई भी पार्ट है जहाँ पे वो हुआ है, उसके नतीजे में वो डिबिलिटेशन हो गई। अब हो गई, उसके बाद चाहे दूसरा एक्सपोजर हो या ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, नुकसान तो हो गया ना। ठीक है जी, तो उस नुकसान से बचाने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है कि बिफोर हैंड कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं ऑन द फर्स्ट एक्सपोजर, तो उनके लिए आपको पहले से जब अगर मालूम है तो आप क्या करते हैं उनके लिए कि उनके जो प्री फॉर्म्ड आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन है वो पहले से कर देते हैं। सो दैट काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अच्छा, जिसके अंदर जैसे हमने पोलियो और बीसीजी की बात करते हैं, तो आप एक्टिव और पैसिव से क्या मुराद है, यहाँ पे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक्टिव से क्या मुराद है, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिजम्स। एक्टिव इम्यूनिटी में इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म, introduction of live organism in the body takes place in the artificial active type of acquired immunity। ठीक है जी, अब उसमें क्या हो रहा है कि आप ऑर्गेनिज्म की जो विरुलेंस है या जो उसकी जो पैथोजेनिसिटी है उसको कम करके उसको बिल्कुल जो है वो माइनर जो है लेवल पे इतना रखते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके, एंटीजेनिक एक्टिविटी उसकी सिर्फ रह जाए, बाकी तमाम जो प्रॉपर्टीज है, जो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टीज है, वो खत्म हो जाए। ठीक है जी, तो इस तरह की जो वैक्सीनेशन है वो आपको पोलियो और बीसीजी की मिलती है। पोलियो तो आपको मालूम है, सभी को मालूम है कि पैर सूख जाते हैं उसमें, और बीसीजी इज बेसिकली द वैक्सीन फॉर टीबी।
ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए। हमारी ये जो हमारा जो साउथ एशिया है उसके अंदर जो साउथ एशिया में इंडिया बांग्लादेश एंड पाकिस्तान का जो ये जो सब कॉन्टिनेंट बनता है इसके अंदर टीबी इज अ रेजिडेंट डिजीज, ठीक है, यानी मौजूद है, एंडेमिक है, रहती है। तो ठीक है, अभी तक पूरी दुनिया में अगर टीबी की रेडिकेशन हो चुकी है तो पाकिस्तान में अभी तक टीबी की रेडिकेशन नहीं हुई है। आपके पास हर साल के हिसाब से नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो मौजूद रहते हैं, एंड इफ दे आर नॉट राइजिंग दे आर नॉट इवन डिक्रीजिंग। तो मतलब एक स्टेडी लेवल पे टीबी की जो अफेक्ट का जो मतलब जो डिजीज प्रोसेस है वो मौजूद है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप बचपन में पैदा होते ही बच्चे को बीसीजी की वैक्सीनेशन करा रहे हैं आजकल। तो वो जो नेशनल ईपीआई प्रोग्राम चल रहा है जिसमें एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन हम चला रहे हैं, जिसके अंदर कुछ वैक्सीनेशन हैं जो कि आप बच्चों को पैदा होने के बाद से लेके 3.5-4 साल की उम्र तक दे रहे होते हैं, उसके बावजूद भी आपको टीबी के जो इंस्टेंसेस हैं वो मिल रहे हैं। ईपीआई प्रोग्राम जो है इसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा सर्च आउट कर लीजिएगा ईपीआई के हवाले से कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो हैं वो आजकल ईपीआई में इंक्लूड हुई हैं, वो भी जरूर देख लीजिएगा। दैट वुड बी पार्ट ऑफ योर एग्जाम। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि हम आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम जो बात करें, या अभी हमने इसकी बात की थी, और अगर अब हम इसकी बात करें कि आर्टिफिशियल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो क्या है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड, यानी किसी भी जो डिजीज है उसकी आईजीजी मौजूद है, पहले से हमने बना के रखी हुई है, एंड वी आर इंजेक्टिंग दैट आईजीजी इन द बॉडी ऑफ द रिसिपिएंट। ठीक है, इसके अंदर आपके पास एमएमआर आ जाती है, ठीक है जी, मीजल्स, मम्स, रूबेला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हेपेटाइटिस बी आ जाता है, और इस तरह की और बहुत सारी वैक्सीन हैं जो आ जाती हैं। तो ये आप के लिए एक थोड़ा सा एक छोटा सा असाइनमेंट भी समझ लें कि आपको ये थोड़ा सा इसको सर्च आउट करना है और इसके हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर जो रेजिस्टेंस नेट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर पैथोजन कंसर्न है तो रेजिस्टेंस उसके अगेंस्ट आ रही है तो वो स्पेसिफिक हो जाएगी। अगर ऑल इन्फेक्शियस एजेंट्स के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रही है तो वो नॉन स्पेसिफिक हो जाएगी। ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी डेफिनेशंस के हवाले से ये पोर्शन मैंने डाल दिया था। इसके बाद फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अच्छा, अब यहाँ पे आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जैसे मैंने आपको बताया स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स कौन से सेल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, मतलब दीज आर द प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, उसकी बात हो रही है। ठीक है जी, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात हो रही है। यहाँ से ये जो स्टेम सेल्स है मैंने आपको बताया था कि या लिम्फोइड टिश्यू के अंदर जाते हैं, लिवर में जाते हैं और बोन मैरो में जाते हैं। अच्छा जी, बोन मैरो में जाने के बाद फिर यहाँ से ये जो है वो आपके लिवर के अलावा यहाँ स्प्लीन में भी आते हैं और लिम्फ नोड्स में भी चले जाते हैं। ठीक है जी, इसको अगर आप यूं कर दें तो स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, और उसके अलावा फिर आपके पास आ जाते हैं टॉन्सिल्स। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि जी बी लिम्फोसाइट्स की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है, तो ये 3 जगह हैं जहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है। अगर आपसे कोई ये सवाल एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जी फॉलोइंग आर दी मतलब B lymphocyte is produced in all of the following cells, all of the following organs except, और उसमें आपके पास जो है स्प्लीन भी है, लिम्फ नोड्स भी है, टॉन्सिल्स भी है, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो अगर थाइमस रखा जा रहा है तो यू विल सिलेक्ट थाइमस बिकॉज बी लिम्फोसाइट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन थाइमस। थाइमस के अंदर सिर्फ और सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है, बाकी के तीनों जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर टी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टी लिम्फोसाइट्स के जो स्टेम सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ थाइमस के अंदर मौजूद रहते हैं, और बाकी की जो तीनों ऑर्गन्स हैं वो बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट, अच्छा जी, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से फिर आपको क्या मिल रहे हैं, बी लिम्फोसाइट्स मिल रहे हैं जो कि सर्कुलेशन में जा रहे हैं, लिम्फ नोड्स के अंदर भी मौजूद रहते हैं और वहां से भी जाते हैं। अच्छा, थाइमस का क्या है कि थाइमस से जो है वो कुछ हार्मोन्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं, और वो हार्मोन्स जो है वो थाइमस के जो सेल्स हैं जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन का काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, थाइमोसिन, थाइमोपोइटिन, थाइमिक ह्यूमोरल फैक्टर, ये 3 हार्मोन्स हैं, थाइमोसिन,
thymopoietin and thymic humoral factor। ठीक है जी, काम क्या है इनका? proliferation, differentiation and maturation। अब पूछने वाली बात है कि भाई डिफरेंशिएशन से क्या मुराद है? वो इसलिए कि आपके पास तीन टी लिम्फोसाइट्स की कुछ वैरायटीज हैं, तो डिफरेंट जो टी लिम्फोसाइट्स की जो वैरायटीज हैं उनके अंदर डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन वाले सेल्स जो हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, तो आपके पास जो है यहाँ से टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो सर्कुलेशन में आते हैं थ्रू द लिम्फ नोड्स। ठीक है, यहाँ पे दोनों जो सेल्स हैं वो लिम्फ नोड्स में मौजूद रहते हैं। लिम्फ नोड्स ने बी लिम्फोसाइट्स तो बनाए ही हैं, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स भी आके यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। कहाँ सेटल होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे अब ये सेटल होते हैं तो उसके बाद ये सर्कुलेशन में आ जाते हैं। सर्कुलेशन में आने के बाद जो है अब होता क्या है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन हुआ है और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने उसको एंटीजन को प्रेजेंट कर दिया है, तो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अगेंस्ट मेमोरी पूल बना देते हैं। ठीक है जी, व्हेन दैट मेमोरी पूल इज formed, these memory T cells help the B lymphocytes to get activated and then to transform into plasma cells for formation of immunoglobulins of the same against the same organism। ठीक है जी, तो अब आपके पास क्या हुआ कि जो सेल्यूलर जो मेमोरी टी सेल का जो पूल बना वो आपकी सेल्यूलर इम्यूनिटी हो गई अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद फिर आपने वहीं से ही जो है आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बन गए, दैट वुड बी योर ह्यूमोरल इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट सेम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अच्छा, एंटीबॉडीज को अगर हमसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोगों से मैं एंटीजन का डेफिनेशन पूछती हूँ और मुझे इतनी वियर्ड किस्म की डेफिनेशंस सुनने को मिलती हैं जी, फॉरेन सब्सटेंस है अब जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं। इट्स दी भाई अब फॉरेन सब्सटेंस से क्या मुराद है? मैंने तो अभी पिछले दिनों ये भी तक पढ़ा कि जो है वो आपके जो पर्टिकुलर अपने सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ठीक है, बनती है ना भाई, क्योंकि आपने देखे ना कि जो आपका जो ऑटो इम्यून जो मैकेनिज्म्स हैं उसमें क्या हो रहा है, आपकी जो अपने ही बॉडी के जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट हो रही है और आप जो है उससे बहुत सारे डिजीजेस हो रहे हैं। तो अब उसमें एंटीजन की फिर डेफिनेशन क्या हुई? फॉरेन पार्टिकल नहीं हो सकता ना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि एंटीजन बेसिकली इट्स नॉट द फॉरेन पार्टिकल, बेसिकली दैट मींस अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द सेल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म या सेल्यूलर कंपोनेंट जो कि ह्यूमन बीइंग का अपना भी हो सकता है, दैट इज केपेबल टू जनरेट एंटीबॉडीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन वी आर डिफाइनिंग एंटीजन, एंटीजन बेसिकली आपके पास दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। एंटी मीन्स एंटीबॉडी and gen means generating. So basically antigen is antibody generating component of the जो microorganism or whatsoever। ठीक है जी, तो ये एंटीजन है, इसके नतीजे में एंटीबॉडीज बनती हैं और ये एंटीबॉडीज फिर आपकी बॉडी को जो है वो लॉन्ग टर्म इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो एक चीज, एक मिनट ठहर जाइएगा,